जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आपका फिर से स्वागत और अभिनंदन है हमारे इस YouTube चैनल पर। दो लाइनों के साथ आज का ये सेशन में शुरू करना चाहता हूं। पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, तू जरा भी साथ दे तो और बात है। यूं तो एक पांव से चल लेते हैं लोग, मगर दूसरा भी साथ दे तो और बात है, मगर दूसरा भी साथ दे तो और बात है। आइए ले चलता हूं आपको सीधा आज के सेशन में। और आज का जो सेशन है उसमें हम पढ़ेंगे राजपूत वंश, क्योंकि मैंने बताया था आपको कि मध्यकालीन इतिहास और प्राचीन इतिहास को जोड़ने वाली जो कड़ी है उसको बोलते हैं राजपूत काल। क्योंकि हम पढ़ेंगे अपने राजस्थान के संपूर्ण राजपूत वंश पढ़ेंगे, राजवंश पढ़ेंगे। तो राजवंशों को पढ़ने से पहले हमें यह जानना जरूरी है कि राजपूतों की उत्पत्ति कैसे हुई थी और राजपूत है इनका परिचय क्या है और राजपूतों का विस्तार भारत और राजस्थान में कहां तक था और कौन कौन से राजवंश थे। तो इन सभी के बारे में चर्चा आज इस वीडियो में करेंगे। तो आप सभी से आग्रह है कि आप इस वीडियो को अंत तक देखें और अपने मित्रों में इसे शेयर करें और विद्यार्थियों तक ज्यादा से ज्यादा इसे पहुंचाएं, ताकि आपको इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा मिल सके। और मैं डेफिनेटली गारंटी लेता हूं कि आने वाला जो आरपीएससी या आरएसएमबी बोर्ड का कोई सा भी एग्जाम हो, यहां से एक सवाल जरूर बनेगा। क्योंकि मैंने देखा है कि यहां से हर बार कोई ना कोई ऐसा सवाल जरूर बनता है। तो राजपूत काल है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो राजपूत काल जानने से पहले जानते हैं सबसे पहले इसका परिचय क्या है। तो परिचय इसका इंट्रोडक्शन में देना चाहूंगा आपको राजपूत काल का। वो ये है कि ये जो राजपूत शब्द है ये बना है आपके संस्कृत भाषा का एक शब्द है जिसे बोलते हैं हम राजपुत्र। संस्कृत भाषा का एक शब्द है जिसे बोलते हैं राजपुत्र। और ये राजपुत्र जो शब्द है ये कहां से आया, क्यों प्रयोग लिया जाता था, इसका अर्थ भी मैं बता देता हूं। अभी राजपुत्र शब्द है इससे बना है। राजपुत्र है ये संस्कृत भाषा का शब्द है। सभी भाषाओं की जो जननी है वो है आपकी संस्कृत। और धीरे धीरे इन शब्दों में क्या हो जाता है, इनका अपभ्रस्म बन जाता है और बनकर ये क्या है, त्रय की जगह हम यूज क्या करने लगे, तय। और ये लोग अपने आप को क्या कहने लगे, राजपुत्र। पहले राजपुत्र हुआ करते थे, अब क्या कहने लगे, राजपूत कहने लगे। तो राजपुत्र है ये शब्द कहां से, इसकी उत्पत्ति कहां से हुई, कब से इसे जाना जाता है, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो ये संस्कृत भाषा के राजपुत्र शब्द से बना है और इसे तय की जगह इसका यूज क्या करने लगे, राजपूत यूज करने लगे। ठीक है, इस शब्द का थोड़ा सा परिष्कृत रूप हो चुका है। जैसे आपने देखा होगा कि खेत होता है, इस खेत को पहले बोला जाता था क्षेत्र, क्षेत्र बोला जाता था और वर्तमान में हम लोग इसे क्या बोलते हैं, खेत बोलते हैं। तो इस वजह से थोड़ा सा याद रखना है कि त्रय की जगह क्या हो गया था, तय हो गया। तो इस प्रकार से आपका राजपुत्र शब्द से क्या बना है, आपका राजपूत शब्द बना है। अब बात कर लेता हूं कि जो ऋग्वैदिक काल था या प्राचीन समय में राजपुत्र या राजपूतों के लिए कौन सा ऐसा शब्द था जो प्रयोग में लाया जाता था। तो आप सबको पता है ऋग्वेद, जो सबसे प्राचीन वेद है अपना, उसका नाम है ऋग्वेद। और ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है उस 10वें मंडल का नाम है पुरुष सूतक। पुरुष सूतक उसका नाम है। उस पुरुष सूतक मंडल में ध्यान देना है, 4 वर्णों का उल्लेख किया गया है, जिसमें यह बताया गया है कि वर्मा जी के जो कह सकते हैं कि मुख से तो बना है क्या, आपके ब्राह्मण बना है, उनकी भुजाओं से बना है क्षत्रिय वर्ण, उनकी जांघों से बना है क्या, आपका शूद्र वर्ण, और जो लास्ट है वैश्य वर्ण, और लास्ट जो है इनके पांवों से बना था कौन सा, आपका शूद्र वर्ण और वैश्य। तो इस प्रकार से ध्यान रखना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य, ये 4 वर्णों का उल्लेख किया गया था, किसमें, पुरुष सूतक में किया गया है। तो इसी प्रकार जो क्षत्रिय वर्ण था उस क्षत्रिय वर्ण का ही यूज किया जाता था, किसके लिए, राजपूतों के लिए। तो इसके लिए प्राचीन समय में एक शब्द का प्रयोग होता था जिसका नाम आता था क्षत्रिय, क्षत्रिय वर्ण। ये क्षत्रिय वर्ण इसको कहा जाता था। तो ये दोनों बातें अपने को याद रखनी है। अब मैं आपको ले चलता हूं कि राजपूत जो शब्द है ये कैसे आया। तो ध्यान रखना है, बात करूं मैं 7वीं शताब्दी की, तो 7वीं शताब्दी की बात है। उस समय देश के अंदर, उत्तर भारत के अंदर एकमात्र प्रतापी शासक थे जिसका नाम आता है महाराजा, या कह सकते हैं उसको राजाधिराज कह सकते हैं, आपका हर्षवर्धन, जो बड़ा ही प्रतापी राजा था। और उनका शासन था कन्नौज के अंदर, कन्नौज उनकी राजधानी हुआ करती थी। तो हर्षवर्धन के नीचे
जो छोटे राजा काम करते थे या सामंत रहा करते थे, जो जनता के ऊपर शासन करते थे, तो उन राजाओं को कहा जाता था राजपुत्र, क्योंकि वो राजा के पुत्र के समान रहकर क्या करते थे, जनता की सेवा करते थे। तो इस वजह से ध्यान देना है, उनको कहा जाता था राजपुत्र। तो इसी वजह से राजा के पुत्र होने के कारण यह शब्द आया कि कौन सा, राजपुत्र। लेकिन हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद में जितने भी ये छोटे छोटे राजा या सामंत हुआ करते थे, इन्होंने क्या कर लिया, अपनी स्वतंत्र रियासतें बना ली, स्वतंत्र अस्तित्व बनाया, और वो अलग अलग जगहों पर अलग अलग राजवंश के हिसाब से क्या करने लगे, शासन करने लगे। तो इसी वजह से राजा का पुत्र इसका अर्थ होता है, और यही राजा का पुत्र आगे चलकर क्या कहलाए, राजपूत कहलाए। तो हर्षवर्धन की बात कर रहा था मैं, तो राजा जो हर्षवर्धन थे, राजा हर्षवर्धन, इन्हीं के शासनकाल की ये देन है, और इनका जो शासनकाल है वो 606 से लेकर 647 ईस्वी तक। और इसी शासनकाल के बीच में 7वीं शताब्दी से लेकर जब तक मोहम्मद गोरी के गुलाम ने दिल्ली के अंदर दिल्ली सल्तनत या कह सकते हैं गुलाम वंश की स्थापना नहीं की, तब तक का जो वंश है या काल है वो क्या कहलाता है, आपका राजपूत काल कहलाता है। तो ध्यान देना है, 7वीं शताब्दी, 7वीं सदी से लेकर आपके 12वीं सदी का जो काल है ये क्या कहलाता है, आपका राजपूत काल कहलाता है। कई पुस्तकें आपको 8वीं से 12वीं शताब्दी बताती है, तो ध्यान रखना है, आपको ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि वो क्या है। लेकिन ध्यान देना, 7वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी का जो कार्यकाल है, यही भारतीय इतिहास में किसके नाम से जाना जाता है, आपका राजपूत काल के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से आपको याद रखना, 7वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी का जो शासनकाल है वो राजपूत काल है। तो 2-4 बातें अपने को याद रखनी है। जो राजपूत शब्द है वो संस्कृत भाषा के किस शब्द से बना है, राजपुत्र शब्द से बना है, और यही राजपुत्र आगे चलकर क्या हो गया, राजपूत हो गया। और इन्हीं राजपूतों के लिए प्राचीन समय में एक वर्ण का प्रयोग किया जाता था जिसका नाम क्या था, क्षत्रिय वर्ण। और इस क्षत्रिय वर्ण का उल्लेख हमें कहां मिलता है, ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिलता है। और 10वें मंडल के बाद में कहते हैं कि जो राजपुत्र होता है इसका अर्थ क्या होता है, राजा का पुत्र। और ये किसके शासनकाल की बात कर रहे हैं हम, राजा हर्षवर्धन के शासनकाल की बात कर रहे हैं। उसके बाद में देश में क्या है, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग राजवंशों की क्या हो जाती है, स्थापना हो जाती है। तो हमें इसके बारे में जानकारी कहां से मिलती है, तो इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है, राजा हर्षवर्धन थे, इनके दरबारी कवि थे जिनका नाम आता है बाण भट्ट। बाण भट्ट ने एक बड़ा ही प्रसिद्ध संस्कृत भाषा का ग्रंथ लिखा जिसका नाम आता है हर्ष चरित्र। इस हर्ष चरित्र में हमें इनके बारे में क्या मिलती है, जानकारी मिलती है, ध्यान देना है। दूसरी बात, इन्हीं के दरबार में एक चीनी यात्री आया था जिसका नाम आता है हैनसोंग। हैनसोंग आते हैं, तो हैनसोंग की जो यात्रा वृत्तांत था जिसको बोलते हैं सी यू की, इस सीयू की में भी आपको हर्षवर्धन के बारे में हमें जानकारी मिलती है। और चीनी इतिहासकार हर्षवर्धन को शीलादित्य के नाम से संबोधित भी करते थे। तो इस प्रकार से दोनों चीजें याद रखनी है। और हर्षवर्धन खुद भी एक उच्च कोटि का क्या था, विद्वान था। तो इन्होंने भी क्या की थी, संस्कृत भाषा के अंदर 3 नाटकों की रचना की थी, 3 नाटक लिखे थे इन्होंने। पहले का नाम है नागानंद, दूसरे का नाम है रत्नावली, और तीसरे का नाम है प्रिय दर्शिका। इन 3 ग्रंथों की रचना की थी, आपके नाटकों की रचना किसने की थी, हर्षवर्धन ने स्वयं की थी। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि हर्षवर्धन के बारे में हमें इनसे जानकारियां मिलती है। रही बात हर्षवर्धन के शासनकाल में होता क्या था, जो अपना राजपुताना था, इस राजपुताना के भूभाग के लिए 4 भागों में बांटा गया था। राजपुताना भूभाग को 4 भागों में बांट कर देखा जाता था। एक हुआ था गुज्जर क्षेत्र, एक हुआ था बाघेली क्षेत्र, एक होता था आपका कौन सा, मथुरा क्षेत्र, एक था आपका बैराठ का क्षेत्र। तो ये 4 क्षेत्र थे उस समय हर्षवर्धन के काल में। कौन कौन से बता दिए मैंने, याद रखना है। तो इस प्रकार से हर्षवर्धन के शासन काल में जो इन 4 क्षेत्रों में शासन करने वाले जो पदाधिकारी हुआ करते थे हर्षवर्धन के काल में, इन शासन के पदाधिकारियों को कहा जाता था, जो पदाधिकारी या कह सकते हैं हम लोग जो प्रशासनिक अधिकारी हुआ करते थे, राजस्थान के अंदर नियुक्त करके भेजते थे हर्षवर्धन के शासन काल में, इनको कहा जाता था रायथन।
इनको क्या कहा जाता था? रायथन। देखो ये शब्द इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आगे चलकर जब हम देखेंगे कि राजस्थान का नामकरण होता है तब हमें पता चलता है कि रायथन या राजस्थान शब्द कहां से आया। तो ध्यान रखना, रायथन हर्षवर्धन के शासन काल में पदाधिकारियों को कहा जाता था जिनकी नियुक्ति वो खुद करके यहां भेजता था। और एक और राजा थे इनके जिनका नाम आता यशोवर्धन, और उस यशोवर्धन राजा के शासन काल में ध्यान रखना है, हर्षवर्धन से पहले याद रखना, उस यशोवर्धन राजा के समय में, यशोवर्धन राजा के समय में ध्यान रखना है, जो ये पदाधिकारी हुआ करता था, इस पदाधिकारी को बोला जाता था क्या? राजस्थानी। क्या बोला जाता था उसको? राजस्थानी बोला जाता था। तो ध्यान रखना, ये शब्द का उल्लेख भी हमें 7वीं शताब्दी में मिल चुका था। राजस्थान या राजस्थानी शब्द का उल्लेख 7वीं शताब्दी में हमें प्राप्त हो चुका था। तो ये यशोवर्धन के जो पदाधिकारी हुआ करते थे उनको कहा जाता था राजस्थानी, और हर्षवर्धन के समय के जो पदाधिकारी थे उनको कहा जाता था क्या? रायथन। तो इस प्रकार से हर्षवर्धन के बारे में हमें ये जानकारियां मिलती है, और यहीं से फिर क्या है, राजपूत युग की क्या हो जाती है? शुरुआत होती है, जब इनकी मृत्यु हो जाती है कब? 647 ईस्वी में। तो यहां से इसके बाद में ये शासनकाल शुरुआत हो जाता है 648 से लेकर आपके 1206 ईस्वी का जो शासनकाल है ये क्या कहलाता है? आपका राजपूत काल कहलाता है। ध्यान देना है, जब अंतिम चौहान राजा पृथ्वीराज तृतीय था उसके समय के शासनकाल तक, मतलब 1192 में जब उनकी मृत्यु हो गई थी, तो उनकी मृत्यु के बाद में ही क्या हो गया था? अंत हो गया था किसका? आपके राजपूत काल का। तो ये बातें हैं, थोड़ा सा इसको ध्यान रखना है, बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछी जाती है। और ये बात अभी बता देता हूं, हर्ष चरित्र की रचना बाणभट्ट ने की थी, ना कि आपके हर्षवर्धन ने, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो विशेष तौर से इस बात का आप ध्यान रखें। अब बात कर लेते हैं अगली बात की। अगली बात यह है कि अब चौहानों, इसका स्क्रीनशॉट ले ले आप। अगली बात कर लेते हैं हम कि इनका उत्पत्ति कैसे हुई। उत्पत्ति की बात कर लेते हैं। उत्पत्ति, तो राजपूतों की उत्पत्ति कैसे होती है? जहां जानकारी की बात करूं मैं, हमें जानकारी मिलती है कि राजपूतों की जो कुल शाखाएं हैं वो है 36। राजपूतों की कुल कितनी शाखाएं हैं? 36 शाखाएं हैं। तो इनकी उत्पत्ति की बात करूं मैं, उत्पत्ति तो उत्पत्ति की जब मैं बात करता हूं तो राजपूतों की जो कुल शाखाएं हैं वो हमें मिलेगी कितनी? 36। और ध्यान रखना, वैसे देखा जाए तो क्षत्रिय वर्ग है या क्षत्रिय होते हैं, इन क्षत्रियों की कुल शाखाएं कितनी मिलेगी आपको? 62। क्षत्रिय शाखाएं कितनी मिलेगी? 62 मिलेगी, ध्यान देना है। लेकिन राजपूतों की कुल शाखाएं कितनी है आपकी? 36, क्योंकि चौहान वंश की 24 शाखाएं इसमें और मिला दी जाती है, तो ऐसे करके ये टोटल कितनी हो जाती है? 62। लेकिन है कितनी राजपूतों की शाखाएं? 36 शाखाएं बताई जाती है। अब देखिए इन 36 में होती कौन कौन सी है, देखो मैं बता देता हूं आपको। 36 में एक तो है आपकी सूर्यवंशी, एक आपकी चंद्रवंशी, एक आपकी ऋषिवंशी, और एक है आपके अग्निकुंडीय। तो ध्यान रखना, सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, ऋषिवंशीय और एक आपका अग्निवंशीय या अग्निकुंडीय। ये चार आपकी क्या मिलते हैं? इन क्षत्रिय शाखाओं की, राजपूतों की शाखाएं मिलती है, सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, ऋषिवंशी और अग्निवंशीय। इनमें से 10 तो है आपकी सूर्यवंशी, 10 ही है चंद्रवंशी, 12 है आपकी कौन सी? ऋषिवंशी, और 4 है आपकी कौन सी? अग्निवंशी। अब मैं बता देता हूं आपको कि होता क्या है। ये राजपूतों की जो उत्पत्ति है, वैसे तो किसी जाति विशेष पे मैं बात नहीं करना चाहता, लेकिन फिर भी इनकी उत्पत्ति से संबंधित कई सारी पौराणिक कथाएं हैं, कई सारे ऐतिहासिक तथ्य हैं, उनके आधार पे मैं बात करता हूं। तो इनकी पौराणिक जो मान्यताएं हैं उनके अकॉर्डिंग मैं आपको एक बात बता देता हूं कि हुआ यूं था कि देश, अपने जो भारत है, भारत के अंदर होता यह है कि उस समय सूर्यपुत्र थे जिनका नाम था मनु। सूर्यपुत्र मनु थे, वो पूरी पृथ्वी या मानव जाति के क्या थे? आदिम राजा थे। उनके 10 पुत्र हुए थे, और उन 10 पुत्रों में से जो सबसे बड़ा पुत्र था उसका नाम था इल।
और इल्क जो सबसे बड़ा पुत्र था, और उसके बाद में जो दूसरा पुत्र था इसका नाम आता इस्वाकु। इस्वाकु आता है दूसरे बड़े पुत्र का नाम। तो इल्क क्या करता है, शिव और पार्वती के जो क्रीड़ावन था उस क्रीड़ावन में क्या करता है, छद्म प्रवेश कर जाता है। चोरी छिपे से एक स्त्री का वेश धारण कर वहां पर प्रवेश कर जाते हैं। तो प्रवेश करने की वजह से उनको क्या है, थोड़ा सा इलाक के रूप में ही उनको रहना पड़ता है, स्त्री के भेष में ही फिर जीवन यापन करना पड़ता है, क्योंकि उनको शापित कर दिया जाता है। तो इस वजह से क्या होता है, फिर इला को विवाह करना पड़ा किसके साथ, सोम या चंद्र के पुत्र जिसका नाम आता है बुद्ध। बुद्ध के साथ उनको विवाह करना पड़ा। इस वजह से क्या होता है, फिर जो इला के जो वंशज थे या इला से उत्पन्न जो संतानें थी वो क्या कहलाई, आपकी चंद्रवंशी। बाकी जो 9 बचे हुए पुत्र थे, उन 9 पुत्रों में क्या कर दिया था, इसने अपने साम्राज्य को बांट दिया। किसने बांट दिया, आपके राजा मनु ने बांट दिया। तो ध्यान देना है, 9 राजाओं के बीच में इसने अपना क्या बांट दिया था, शासनकाल को बांट दिया। और इला के जो वंशज है वो क्या कहलाया, आपके चंद्रवंशी। बाकी और क्या कहलाया, आपके सूर्यवंशी कहलाए थे। तो ये तो बात है आपकी किसके बारे में, चंद्रवंशी और सूर्यवंशी उत्पत्ति की आपकी कौन सी पौराणिक मान्यताओं के अनुसार। ध्यान देना है, जैसे मैं आपको बताऊं, उदाहरण बताऊं कि कौन कौन से, जैसे आपने नाम सुना होगा कछवाहा वंश। जैसे राम लल्ला का जो मंदिर था अयोध्या में, उस पे विवाद चला, तब आपको पता हो तो जयपुर के कछवा राजवंश ने अपने साक्ष्य वहां पर प्रस्तुत किए कि हाँ, हम श्री रामचंद्र की 32वीं पीढ़ी के हुआ हुए थे, 32वीं पीढ़ी के। तो इस प्रकार से जो जयपुर का कछवाहा वंश है, इन्होंने साक्ष्य प्रस्तुत किए, पीढ़ियां दर पीढ़ियां अपनी क्या की, वंशावली उनके पास पेश की। तो इस वजह से कहते हैं कि कछवाहा वंश है, राठौड़ राजवंश है, मेवाड़ का गुहिल राजवंश है, ये सब अपने आप को क्या समझते हैं, सूर्यवंशी मानते हैं, सूर्यवंशी। जबकि चंद्रवंशी है वो है आपके जैसलमेर के भाटी, करौली के जादौन शाखा के जो यादव है वो भी क्या है, चंद्रवंशी है। और आपका चौहान वंश है, इनको भी कई अभिलेखों में क्या बताया गया है, चंद्रवंशी बताया गया है। जबकि ऋषिवंशी कितने हैं, 12 है। और अग्निवंशीय कितने हैं, आपके 4 है। अग्निवंशीय कितने हैं, आपके 4 है। तो इनके बारे में क्या करेंगे, हम चर्चा करेंगे, क्योंकि इनकी उत्पत्ति से संबंधित पौराणिक मान्यताएं तो मानते हैं, लेकिन इनसे संबंधित ऐतिहासिक तथ्य क्या कहते हैं, विभिन्न विद्वान अपने क्या क्या मत रखते हैं, उन मतों के बारे में चर्चा करते हैं, और यहीं से वो जो सवाल है वो बनता है। तो देखिए इनसे आने वाले मत कौन कौन से हैं। तो इनकी उत्पत्ति से संबंधित जो ऑथेंटिक मत है वो कौन कौन से हैं, ध्यान देना है। सबसे पहले नंबर 1 इनकी उत्पत्ति का जो सिद्धांत बताया जाता है वो है विदेशियों से उत्पत्ति। किससे उत्पत्ति, विदेशी या विदेशी जातियों से इनकी उत्पत्ति का जो सिद्धांत है, वो उत्पत्ति का सिद्धांत किसने दिया, आपके कर्नल जेम्स टोड ने यह मत दिया कि ये जो आपके राजपूत है ये विदेशी जातियां हैं, विदेशी जो आक्रमणकारी थी उनकी संतानें हैं, तो यही आगे चलकर क्या कहलाए, राजपूत कहलाए। तो ध्यान रखना, विदेशी जाति का जो ये विदेशी उत्पत्ति का जो सिद्धांत है वो कर्नल जेम्स टोड ने दिया, और ये विदेशी एक क्या थे, इतिहासकार थे। तो आपको सीधा सा पता है, विदेशी इतिहासकार अपने विदेश का ज्यादा प्रभाव किस पर छोड़ना चाहते थे, अपने भारतीय और राजस्थान इतिहास पर छोड़ना चाहते थे। इस वजह से इन्होंने क्या है, इनको विदेशी बताया। इसका समर्थन किसने किया, इसका समर्थन करता थे वो थे आपके वी.ए. स्मिथ इसका समर्थन करते हैं। और इन दोनों ने बातें बताई अलग अलग। स्मिथ ने तो बताया कि ये हूण विदेशी आक्रमणकारी जाति थी, उनके क्या है, उनकी संतानें हैं या उनके वंशज है। जबकि कर्नल जेम्स टोड ने यह बताया कि ये क्या है, शक और सीथियन विदेशी जातियां थी, उनकी क्या है, ये जातियां है, उनकी क्या है, ये संतानें हैं। ध्यान देना है, दोनों बातों पर विशेष ध्यान देना है। स्मिथ ने तो बताया था कि ये हूण जाति के वंशज हैं, और आपके कर्नल जेम्स टोड ने बताया है कि ये शक और सीथियन जाति के क्या है, वंशज है। एक और इतिहासकार का नाम पता चलता है जो आपके पिछली बार एग्जाम में पूछा गया था, उसका नाम आता है कनिंघम ने बताया कि जो ये राजपूत है, ये क्षत्रिय वंश है, ये क्या है, एक विदेशी कबीला था जिसका नाम आता है यूची कबीला।
कबीले की या कह सकते हैं कुषाण वंशीय बताया गया है। इनको क्या बताया गया है, या तो यूची कबीले का या फिर कुषाण वंशीय या कुषाणों की क्या बताई, इनको संतानें बताई है। तो ये तीनों मत है, ये याद रखना है, ये किसने दिए हैं, विदेशियों ने दिए हैं। और ध्यान रखना इस विदेशी मत की जो प्रमाणिकता ये है कि ये क्या है, एक तरह से अमान्य मत है। अमान्य मत है कौन सा, आपका विदेशी मत, क्योंकि इसको क्या है भारतीय इतिहासकारों ने क्या है, इसको नकारा है, सीधी सी बात है। तो अब बात कर लेते हैं दूसरे मत की। पर ध्यान रखना यहां से सवाल बनता है, विदेशी उत्पत्ति का मत है वो किसने दिया था, इसका प्रवर्तक कौन है, मेन कर्नल जेम्स टोड है। इसका समर्थन करता ये लोग हैं, तो विशेष तौर से इन बातों का ध्यान रखना है। दूसरे मत की मैं बात करूं तो दूसरा उत्पत्ति का जो मत आता है वो कौन सा है, देखिए। तो ये तो आपको पता चल गया कुल कितनी शाखाएं थी, 36, और इनको सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, ऋषिवंशी और आपका अग्निवंशीय रूप में बांटा गया है। पहला मत दिया है वो मैंने कौन सा है, विदेशी उत्पत्ति का मत है, जिसका प्रवर्तक कौन है, कर्नल जेम्स टोड है। बाकी वीए स्मिथ ने इसका समर्थन किया, हूण जाति से इनको बताया, कनिंघम ने इनको यूची कबीला या गुजर, यूची गुजर कबीलियाई इनको बताया, ध्यान रखना कुषाण वंशीय। तो इस प्रकार से ये पहला मत है। दूसरे मत की मैं बात करूं तो दूसरा मत कौन सा है, देखिए दूसरा मत वो है आपका, दूसरा मत है अपने, दूसरा जो मत है वो है देशी उत्पत्ति का मत। देशी उत्पत्ति का मत, या जिसे बोल सकते हैं हम भारतीय संस्कृति का मत। भारतीय संस्कृति का या भारतीय संस्कृति की उत्पत्ति का मत बोल सकते हैं। ये मत देने वाले या देने वाला है, जब प्रवर्तक है ये मत किसने दिया, तो उसका नाम आता है एक तो सी वी वैद्य, और एक का नाम आता है गौरी शंकर हीराचंद ओझा। इन्होंने ये मत दिया, गौरी शंकर हीराचंद ओझा, जिन्होंने भारतीय जो अपना राजस्थान का जो वर्तमान इतिहास है उसको लिखा था। कर्नल जेम्स टोड की एक पुस्तक है एनाल्स एंड एंटिक्विटी, उसमें जितनी भी त्रुटियां थी, गलतियां थी, उनका सुधार करके उनका परिष्कृत रूप लिखा। तो ध्यान देना सीवी वैद्य और आपका जीएच ओझा, ये क्या है इसके देने वाले, इस मत को देने वाले दो विद्वान थे, भारतीय इतिहासकार थे। अब बात करूं तो इन दोनों ने क्या बताया, जो सीवी वैद्य थे, सीवी वैद्य ने बात कही कि जो क्षत्रिय वंश है, क्षत्रिय जो वंश है ये राजपूत है, ये क्या है, इन्होंने मत दिया कि जितने भी ये क्षत्रिय शाखा के राजपूत है ये क्या है, विशुद्ध रूप से आर्य हैं, विशुद्ध रूप से क्या है, भारतीय आर्य हैं। जो भारतीय वंश, भारतीय हुआ करते थे, भारतीय आर्यों की क्या है, ये संतानें हैं, इसकी संतानें विशुद्ध रूप से भारतीय आर्यों की संतानें हैं। कौन, आपकी क्षत्रिय शाखा की ये राजपूत। जबकि दूसरे हैं आपके गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने ये बताया कि हाँ ये क्षत्रिय राजपूत है, ये भारतीय ही क्षत्रिय वर्ण के शाखा के हैं, लेकिन ये कैसे हैं, सूर्यवंशी, कुछ सूर्यवंशी हैं और कुछ क्या है, चंद्रवंशी। ये बात किसने कही, आपके गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने बात कही कि कुछ सूर्यवंशी है और कुछ क्या है, चंद्रवंशी है। तो इस प्रकार से याद रखना है कि जो आपके जो राजपूत है इनकी दूसरी उत्पत्ति का जो मत है वो कौन सा, देशी उत्पत्ति का या भारतीय संस्कृति का क्या है, भारतीय संस्कृति का क्या है, ये आपका भारतीय संस्कृति की उत्पत्ति का मत है, जो सीवी वेद और जीएच ओझा ने दिया था। और विशुद्ध रूप से आर्य की संतान बताया इनको, और सूर्यवंशी और चंद्रवंशी बताया। तो इस मत की जो मान्यता है वो भी हम चेक कर लेते हैं कि इसकी मान्यता क्या है। तो इसकी मान्यता यह है कि ये सभी राजपूत वंशों पर लागू नहीं होता है, क्योंकि सभी राजपूत वंश सूर्यवंशी या चंद्रवंशी नहीं थे। तो इस प्रकार से कुछ पर लागू हो जाता है लेकिन कुछ पर यह लागू नहीं होता है। तो इस वजह से इसके बारे में यह कहा गया कि यह भी क्या है, एक तरह से प्रमाणिक या ऑथेंटिक मत नहीं था, लेकिन यह सर्वाधिक लागू होने की संभावना ज्यादा रहती थी। सूर्यवंशी और चंद्रवंशी जरूर राजपूत हुआ करते थे, तो ये बात याद कर लेना। और ये सर्वाधिक मान्य मत भी माना गया, वैसे माना गया है कि जीएच ओझा ने जो मत दिया वो सही है, लेकिन सभी पर लागू नहीं होता है। इसकी प्रमाणिकता क्या है, सभी पर लागू नहीं होता है। तो ये बात याद रखना है, इन्होंने ये बात बताई। अब बात कर लेते हैं अपन तीसरे मत की। तीसरा मत क्या कहता है, देखिए
तीसरा जो मत है वो है आपका कौन सा? तीसरा मत वो है आपका कौन सा? अग्निकुंडीय। वो है अग्निकुंडीय। अग्निकुंडीय सिद्धांत बड़ा ही फेमस, बड़ा ही पॉपुलर, बड़ा ही विवादास्पद मत है। राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित बड़ा ही काल्पनिक है, कहा ही नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी क्या है, सर्वाधिक एग्जाम की दृष्टि से पूछा जाने वाला अगर कोई मत है तो वो कौन सा है? आपका अग्निकुंडीय सिद्धांत है, जो बार बार छोटे से छोटे कंपटीशन एग्जाम से लेकर बड़े से बड़े में पूछा जाता है। तो ध्यान रहा है क्या ये अग्निकुंडीय सिद्धांत? ये अपने राजस्थान के एग्जाम की दृष्टि से नहीं, वरन यूपीएससी एसएससी के एग्जामों तक भी ये बड़ा पॉपुलर सवाल है। तो अग्निकुंडीय सिद्धांत है, ये देने वाले जो इतिहासकार है उसका नाम आता है आपका चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई, चंद्रबरदाई इनका नाम है। चंद्रबरदाई है वो पृथ्वीराज तृतीय के दरबारी क्या थे? कवि थे, और इनका वास्तविक नाम था पृथ्वी भट्ट। पृथ्वी भट्ट इनका वास्तविक नाम था। चंद्रबरदाई पृथ्वीराज तृतीय या चौहान के क्या थे? ये मित्र और उनके दरबारी कवि है। कहा जाता है दोनों साथ जिए, साथ जन्मे और साथ ही क्या है? मरे बताए। तो इस प्रकार से कहते हैं सात जन्म और साथ ही क्या था? इनका मरण भी बताया जाता है। तो पृथ्वीराज के जो कवि थे चंद्रबरदाई ने एक ग्रंथ लिखा, इनके ग्रंथ का नाम था आपका पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो। और इस पृथ्वीराज रासो में इस बात का उल्लेख मिलता है कि हुआ ये कि जो उस समय के परशुराम जी थे, तो उन्होंने क्या किया? क्षत्रिय वर्णों को क्या कर दिया? उनका नाश कर दिया। जब क्षत्रिय वर्णों का नाश हो गया तो फिर पृथ्वी पर क्या हो जाता है? पाप और संकट बढ़ जाता है। ऐसी स्थिति में चारों तरफ आतंक फैल जाता है, किनका? दानवों का और असुरों का। इस बात से विचलित होकर मुनि वशिष्ठ और विश्वामित्र जी ने देवताओं से आग्रह किया, और इसी विधि से उन्होंने क्या किया? एक कुंड बनाया। कौन सा? अग्निकुंड, यानी यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं। और वो किया कहां पर? आपके राजस्थान के आबू के अंदर, जो माउंट आबू या आबू पर्वत है, जिसे हिंदू ओलंपास के नाम से बोला जाता है, जहां पर हिंदू ओलंपास के नाम से कर्नल जेम्स टोड ने उसे बोला था। तो वहां आबू पर्वत पर इन्होंने क्या किया? एक यज्ञ का आह्वान किया, जहां से इन्होंने उन असुरों के आतंक को समाप्त करने के लिए 4 वीर योद्धाओं को क्या किया? उन्होंने उत्पन्न किया। वो 4 वीर योद्धा कौन है? उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो ध्यान रखना है, जो अग्निकुंडीय सिद्धांत है ये आपका आबू पर्वत है। इस आबू पर्वत पे ध्यान रखना है, आबू पर्वत पर विश्वामित्र जी या मुनि वशिष्ठ जी और इनके साथ बताते हैं विश्वामित्र जी ने यज्ञ किया, और इन्होंने क्या किया? हवन से, इस यज्ञ से या अग्निकुंड से, यज्ञ से इन्होंने 4 योद्धाओं को उत्पन्न किया। उन 4 योद्धाओं का नाम आता है, याद रखना है, बड़े ही इंपॉर्टेंट है, पी सी और सी। ऐसे याद रख लेना, क्योंकि इनका क्रम भी पूछा जा चुका है, आरपीएससी ने एक बार पूछ लिया है। तो इनकी उत्पत्ति का क्रम याद रखना है। सबसे पहले ध्यान रखना है जो उत्पन्न होते हैं, ऐसे याद रखोगे, पापा चाचा। ध्यान रखना, पी या तो P2 या C2, ऐसे याद रख लो। तो पी से याद रखना है आपको प्रतिहार। क्या याद रखोगे? प्रतिहार। और यही प्रतिहार आगे जाकर क्या कहलाए? गुज्जर प्रतिहार। ध्यान देना है। उसके बाद में पी से ही याद रखना आपको परमार। ठीक है, परमारों ने आबू के आसपास और मालवा के क्षेत्र में क्या किया था? शासन किया था। चालुक्य वंश, चालुक्य इन्होंने किया गुजरात के आसपास। इनको सोलंकी राजा बोला जाता था। सोलंकी राजाओं ने शासन किया था गुजरात के आसपास। और तीसरा या चौथा है वो है चहमान, और ये चहमान है, यही आगे चलकर क्या बने? चौहान। ये चहमान ही किस नाम से जाने जाते हैं? चौहान। और इन्होंने शासन किया अपने राजपुताना के बिल्कुल बीच में स्थित सपादलक्ष सांबर के क्षेत्र में। इन्होंने क्या किया? शासन की शुरुआत की, और धीरे धीरे
अजमेर होते हुए दिल्ली तक इनका क्या रहा था, शासन रहा था। तो मैंने बताया था कि पृथ्वीराज चौहान जो अंतिम क्या थे आपके राजपूत राजा थे जिन्होंने दिल्ली तक भी शासन किया था। तो ध्यान रखना, पृथ्वीराज चौहान और विग्रहराज चतुर्थ के समय तक अपने पूरे हिंदुस्तान की राजधानी क्या रही थी, अजमेर रही थी, ध्यान देना है। तो इस प्रकार से प्रतिहार, परमार, चालुक्य, चौहान, इन 4 राजपूत योद्धाओं का जन्म किया किसने, अग्निकुंडीय सिद्धांत से। और इनको धर्म की रक्षा के लिए तलवार थमा दी किसने, आपके वशिष्ठ जी ने और विश्वामित्र जी ने। तो इस प्रकार से ये 4 योद्धाओं ही आगे चलकर क्या है, ये शासन करते हैं अपनी पृथ्वी पर या अपने राजस्थान के आसपास के भूभाग में करते हैं, उत्तर भारत में करते हैं। तो इस प्रकार से इनको याद रखना है अपने को। तो ये आपका कौन सा मत है, आपका तीसरा मत है, लेकिन ये सर्वाधिक विवादित मत रहा है। अब इसके बारे में क्या एग्जाम में सवाल पूछे गए हैं वो ध्यान देना है। एक तो पूछा जाता है कि ये किसने दिया, तो पृथ्वीराज का जो दरबारी कवि था वो कौन था, चंद्रबरदाई ने दिया। और इसका उल्लेख किसमें मिलता है आपको, पृथ्वीराज रासो में मिलता है। दूसरी बात ये याद रखनी है कि इस मत की प्रमाणिकता क्या है, तो इसकी प्रमाणिकता यही है कि इसको क्या है, अमान्य माना गया है, लेकिन सर्वाधिक क्या है, विवादों में है। तो इसका है अप्रत्यक्ष रूप से, इस अग्निकुंडीय सिद्धांत का ध्यान रखना, अप्रत्यक्ष रूप से जो समर्थन है वो किया है आपके किसने, वो किया है आपके कर्नल जेम्स टोड ने। कर्नल जेम्स टोड ने यह माना है कि हां, अग्निकुंड से राजपूतों की उत्पत्ति हुई थी। यह भी मैंने कहीं पर पढ़ा था। तो इस वजह से इस अग्निकुंडीय सिद्धांत का अप्रत्यक्ष रूप से जो समर्थन करता है वो है आपका कौन, कर्नल जेम्स टोड। ध्यान रखना, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है, कर्नल जेम्स टोड, ध्यान रखना। दूसरी बात, अग्निकुंडीय सिद्धांत का घोर विरोध करने वाला या इसके पक्ष में बिल्कुल भी नहीं था, वो कौन है आपका, गौरीशंकर हीराचंद ओझा, GH ओझा ने इसका संपूर्ण क्या किया है, विरोध किया है। ध्यान देना है, ठीक है, संपूर्ण विरोध किया है। इसी के साथ ये मत भी है वो क्या है, मान्य नहीं होता है। ठीक है, तो 3 मत हो गए। अब चलते हैं अगले मत पे। कुछ इतिहासकार है वो इनको राजपूतों को ब्राह्मण वंशीय बताते हैं, ब्राह्मण गोत्रीय बताते हैं। जैसे बिजोलिया के शिलालेख में इनको वत्स्य गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है। ठीक है, इसी प्रकार तो याद रखना है, इनको ब्राह्मण वंशों की उत्पत्ति भी डॉक्टर दशरथ शर्मा ने बताया है, विशेष तौर से याद रखना है। अब चौथा जो मत है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। साथ के साथ आप नोट्स बना लिया करो इनके साथ के साथ, जैसे जैसे मैं बोलता हूं तो धीरे धीरे देख के बाद में आराम से नोट्स बनाते चलो, ताकि आपके ये एग्जाम की दृष्टि से बड़े महत्वपूर्ण है। जितने शब्द बोले जाते हैं उतने बोर्ड पर लिखे नहीं जाते हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा उनको आप सुनकर लिख लिया करो धीरे धीरे। अब बात कर लेता हूं मैं इसका अंतिम और जो बड़ा ही ऑथेंटिक मत है, जो सर्वाधिक मान्य माना गया है और वो एग्जाम में पूछा जाता है, वो कौन सा है उसकी चर्चा कर लेते हैं। तो सर्वाधिक मान्य मत है वो है आपके देश, कह सकते हैं उसको सामाजिक आर्थिक उत्पत्ति का मत, या उसे कह सकते हैं एक तरह से मिश्रित, जिसमें क्या है, विदेशी और क्षत्रिय दोनों के मिलने से जो एक नया वंश बना वो क्या था, आपका राजपूत वंश बना था। तो ये याद रखना है अपने को विशेष तौर से। तो एक है आपका सामाजिक आर्थिक उत्पत्ति का मत, ध्यान देना है। इसे मिश्रित उत्पत्ति का मत भी बोल सकते हैं, मिश्रित। ये जो मत देने वाले थे वो थे आपके एक इतिहासकार आते हैं जिनका नाम आता है बीडी चट्टोपाध्याय चट्टोपाध्याय आते हैं। इन्होंने ये मत दिया था और इनका कहना यह है, इस मत के अनुसार उन्होंने कहा कि यह बात सही है कि हां, जो प्राचीन हमारे भारत के जो प्राचीन क्षत्रिय वर्ग था या वर्ण था, इस वर्ण का क्या हो गया, मिलान हो गया किसके साथ, विदेशी शासकों के साथ। क्योंकि देखो अपने भारत पर काफी लंबे समय से क्या चले आ रहे हैं, विदेशी आक्रमण चले आ रहे हैं। तो हुआ यह है कि उन शासकों ने क्या किया, कुछ क्षत्रिय वर्णों के साथ क्या कर लिए, वैवाहिक संबंध बना लिए, या वो यहीं पर क्या है इनके साथ
रहने लग गए। तो इन दोनों वर्णों के मिलने से जिन संतानों की उत्पत्ति हुई वो क्या कहलाए, आपके राजपूत कहलाए। तो इस प्रकार से प्राचीन क्षत्रिय वर्ण और विदेशी शासकों या आक्रमणकारियों की जो उत्पन्न संतानें थी वही क्या है, आपकी राजपूत है। तो इस प्रकार से ये मत बीडी चट्टोपाध्याय ने दिया था, ध्यान देना है। और एक मिश्रित उत्पत्ति का मत है वो देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय ने दिया था, तो वो भी थोड़ा सा याद रख लेना। लेकिन सर्वाधिक जो मान्य मत है वो, इसकी मान्यता क्या है, इसकी प्रमाणिकता क्या है कि ये सर्वाधिक मान्य मत है, इसको सर्वाधिक मान्यता दी गई है, ध्यान रखना विशेष तौर से। और वो कौन सा है, आपका सामाजिक आर्थिक उत्पत्ति का मत है, ध्यान देना है, ठीक है। और ये मिश्रित उत्पत्ति का अगर आपसे पूछ लिया जाए, विशेष तौर से मिश्रित उत्पत्ति का किसने दिया, तो उसका नाम आता देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय। इन्होंने ये मत दिया था, विशेष तौर से याद रख लेना। तो ये मत सर्वाधिक मान्य है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि राजपूतों की उत्पत्ति के लिए 4-5 मत है। तो इन 4-5 मतों में से विशेष तौर से याद रखना है सवाल कैसे पूछता है वो, तो ध्यान रखना है। सबसे पहला जो सवाल वो ये पूछता है बार बार कि अग्निकुंडीय सिद्धांत किस इतिहासकार ने दिया, तो याद रखना है पृथ्वीराज चौहान के जो दरबारी कवि थे जिसका नाम आता है चंद्रबरदाई ने। दूसरी बात याद रखना है कि इनकी जो उत्पत्ति से सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो कह सकते हैं आपका मत कौन सा है, तो ध्यान रखना वो है आपकी कौन सी, भारतीय या देशी उत्पत्ति का जो सिद्धांत है वो महत्वपूर्ण है। लेकिन वो दिया किसने था, आपका गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने उनको सूर्यवंशी और चंद्रवंशी बताया था। लेकिन सर्वाधिक मान्य मत कौन सा है, जो सर्वाधिक मान्यता वाला मत है वो है आपका कौन सा, सामाजिक आर्थिक उत्पत्ति वाला मत है। विशेष तौर से इसको ध्यान में रखना है, अपनी जहन में रखना है। तो इस प्रकार से राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित ये मैंने 4-5 आपको मत बताए हैं। अब थोड़ा सा मैं राजस्थान के नामकरण के बारे में विशेष चर्चा कर लेता हूं। 3-4-5 मिनट का और वीडियो है, तो आप इसे कंटिन्यू देखें। राजस्थान का नामकरण, क्योंकि यहां पर चर्चा जब हो गई कि राजस्थानी और राजस्थान शब्द आ गए, तो मैं यहां पर यह बात भी बता देता हूं। अब देखिए इन राजस्थान में जो ये राजपूत है, इन राजपूतों का राजस्थान का नामकरण, राजस्थान का नामकरण के बारे में अगर मैं चर्चा करूं तो सबसे पहले ध्यान रखना है इसके बारे में हमें जानकारी कहां से मिलती है। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा चित्तौड़ का जो शिलालेख है, चित्तौड़गढ़ का एक शिलालेख है। यह शिलालेख मिला है, लेख है। इस लेख की जो समय मिलता है वो हमें मिलता है लगभग 532 ईस्वी का। और इसमें सबसे पहले एक शब्द का उल्लेख है जिसे बोलते हैं अपन राजस्थानीय शब्द का उल्लेख मिलता है, ध्यान देना है। उसके बाद दूसरी जो चर्चा का विषय है वो है आपका बसंतगढ़ का शिलालेख। यह भी बार बार एग्जाम में पूछा गया है। तो बसंतगढ़ का शिलालेख, बसंतगढ़ का जो शिलालेख है ये आपके सिरोही में पड़ता है और इसका जो शासन समय है वो मिलता है 625 ईस्वी। 625 ईस्वी समय मिलता है। और ये ध्यान रखना बसंतगढ़ कहां स्थित है, आपके सिरोही में। कहां स्थित है, सिरोही में स्थित है। और इसमें हमें एक शब्द का उल्लेख मिलता है राजस्थानियों के लिए, राजस्थानी दित्ते। इस शब्द का क्या मिलता है, उल्लेख मिलता है, राजस्थानी दित्ते शब्द का उल्लेख मिलता है। तीसरी जो अगर मैं बात करूं तो आपके एक इतिहासकार थे जिन्होंने राजस्थान के इतिहास को सर्वोपरि लिखने की कोशिश की, उसका नाम आता है मुणोत नैनसी। तो नैनसिरी ख्यात, इसमें इसका उल्लेख मिलता है राजस्थान शब्द का। एक आपने नाम सुना होगा वीरभाण कृत राजरूपक एक ग्रंथ है, वीरभाण ने इसकी रचना की है। इसमें भी हमें राजस्थान शब्द का उल्लेख मिलता है। और इस प्रकार से इन्हीं शब्दों से मैंने जैसे बताया रायथन और आपके राजस्थानी शब्द हर्षवर्धन के समय में भी मिले थे। तो इन्हीं शब्दों से आगे चलकर जो अपना राजस्थान का जो भूभाग था, राजपूताना का भूभाग था, इस भूभाग के लिए सबसे पहले एक शब्द का प्रयोग हुआ जिसे बोलते हैं अपन राजपूताना। क्योंकि यहां पर अधिकांश जो रियासतें थी वो कैसी थी, राजपूत राजाओं की थी। तो इस वजह से राजपूताना शब्द का प्रयोग
वो किया था एक अंग्रेज अधिकारी जिसका नाम आता है जॉर्ज थॉमस। इस शब्द का उसने सबसे पहले प्रयोग किया। 1800 ईस्वी की बात है। कब की बात है ये? 1800 ईस्वी में। और इसके बाद में इन्हीं के कुछ समय बाद में इन्हीं के ऊपर एक पुस्तक लिखी विलियम फ्रैंकलिन ने, जिन्होंने 1805 में इस राजपूताना शब्द को पहली बार पुस्तक में लिखा। कौन सी में? द मिलिट्री मेमोरीज ऑफ जॉर्ज थॉमस। उस पुस्तक में 1805 में इन्होंने इस शब्द को लिखा। किसने लिखा? आपके फ्रैंकलिन ने। फ्रैंकलिन ध्यान रखना। द मिलिट्री मेमोरीज ऑफ जॉर्ज थॉमस पुस्तक में उन्होंने लिखा था। और अंतिम रूप से आपको पता है कि इस राजपूताना भूभाग के लिए एक शब्द का प्रयोग हुआ जिसका नाम आता है राजस्थान, एक आता है रायथान। क्योंकि देखो होता यह है कि उस समय इतिहास में, स्थानीय साहित्य में उस समय राजस्थान के भूभाग के लिए क्या शब्द प्रयोग किया जाता था? रायथान। मैंने बताया था रायथान उस जगह से आया हुआ था। और एक रजवाड़ा। ये तीन शब्दों का उल्लेख मिलता है और इन तीनों शब्दों को देने वाले जो इतिहासकार है वो आप सबको पता है, कर्नल जेम्स टोड। क्या नाम है उनका? कर्नल जेम्स टोड है। जेम्स टोड। इन्होंने अपनी पुस्तक में इसका उल्लेख किया है। इनके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। तो ये मेन बातें याद रखनी है अपने को। किसके बारे में? राजस्थान के नामकरण के बारे में। और आप सबको पता है जब राजस्थान का एकीकरण होता है तो 30 मार्च, चौथे चरण में 30 मार्च 1949 के दिन अपने इस राजस्थान में या राजपूताना भूभाग के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है जिसका नाम क्या है? राजस्थान। वृहद राजस्थान संघ एक तरह से कह सकते हैं। तो इस प्रकार से यहां तक अपने राजस्थान शब्द उल्लेखित है। तो इस प्रकार से हमारा जो आज का वीडियो सेशन था उसमें हमने जो टारगेट लेकर चले हैं कि हमारे कुछ महत्वपूर्ण सवाल बने, उनका वो आज पूरा हो चुका है। तो मैं इसी के साथ आपसे विदा भी लेना चाहूंगा, क्योंकि ज्यादा लंबा वीडियो फिर अच्छा नहीं रहता है। आप लोग भी इसे, मैं तो यही कहूंगा कि जितना बड़ा वीडियो हो आप उसे पूर्णतः देखा करो, क्योंकि नॉलेज तभी मिलेगा जब क्या है आपको पूर्ण बातों का पता चलेगा। शॉर्ट ट्रिक की मैं बात करूंगा नहीं, क्योंकि आपको क्या है एग्जाम पास करना है और सक्सेस का कोई शॉर्ट नहीं होता है। लेकिन फिर भी हमें क्या है प्रयास करते रहना चाहिए। तो किसी ने खूब कहा है, मंजिल मिले ना मिले ये मुकद्दर की बात है। मंजिल मिले ना मिले ये मुकद्दर की बात है, और हम कोशिश ही ना करें ये तो क्या है गलत बात है। तो कोशिश करते रहना चाहिए और कोशिश करने से ही क्या है हमें सफलता मिलती है। तो ये मैंने भी एक शुरुआत कर दी है और मैं आप लोगों से भी कहना चाहूंगा कि आप भी शुरुआत कर दें। जो ये कोरोना महामारी का जो काल है इसका सदुपयोग करें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें और अपने आसपास है उन सभी को भी सुरक्षित रखें। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।